क्लास को स्टार्ट करें। मैं आई हूं आपके सामने वापस कंपनी अकाउंट का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर। इंटरेस्टिंग के साथ इम्पोर्टेंट भी है और मार्क्स स्कोरिंग और साथ साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अंशों को जब्त कैसे किया जाता है। आज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के कुछ और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, आज थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प हो सके। कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बेसिक क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपने अपने शेयर्स को प्रो डाटा पर इशू किया है, यानी कि आपकी कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, ऐसे टाइम पे कुछ शेयर होल्डर्स ने एडवांस में भी पेमेंट किया होगा, तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तब फॉरफीचर ऑफ शेयर्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने क्लास को स्टार्ट करते ही आपको बोला कि आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ में थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की बेसिक एंट्रीज को अच्छे से समझा था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो देखिएगा ताकि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन आपको एक बार मैं वापस समझा दूं कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को हम हिंदी में कहते हैं अंशों को जब्त करना। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब अंशों को जब्त करने का क्या मतलब हुआ? हम उनसे उनके शेयर सर्टिफिकेट जब्त कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं? क्या रीजन है कि हम किसी भी शेयर होल्डर से उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं या जब्त कर लेते हैं, उसके सारे राइट्स उससे वापस ले लेते हैं? बिकॉज इट्स मे बी हैपन some shareholders fail to pay one or more installment। ऐसे शेयर होल्डर्स जिन्होंने एक या एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट जैसे कि अलॉटमेंट मनी या कॉल्स का पेमेंट नहीं किया, जो किसी भी तरीके का पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं, इन सच सर्कमस्टांसेस द कंपनी कैन फॉरफिट देयर शेयर्स। ऐसे टाइम पर कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है, यानी कि जब्त कर सकती है। कैंसिल देयर अलॉटमेंट, उनको जो भी अलॉटमेंट किए गए थे शेयर्स का वो उनसे वापस ले लिया जाएगा। ट्रीट द अमाउंट इज ऑलरेडी रिसीव्ड, जो अमाउंट उन्होंने पहले ही पे कर दिया है उसको वो क्या कर सकते हैं? फॉरफिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोविजन इन द आर्टिकल्स, जो कंपनी के आर्टिकल्स या अंतर नियमों में लिखा गया है। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स को फॉरफिट कर देते हैं, ऐसे टाइम पर क्या सिचुएशंस होती हैं? ऐसे टाइम पर वो शेयर होल्डर अब कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहता है, उससे कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए जो भी राइट्स प्रोवाइड किए गए थे वो सारे राइट्स वापस ले लिए जाते हैं। उसके शेयर से अपना शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को डिपॉजिट करवाना होता है। अगर वो डिपॉजिट नहीं करवाता है तो कंपनी एक एडवर्टाइजमेंट पास करती है और जिसमें लिखती है, एक नोटिस निकालती है कि इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को हमने कंपनी से क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है इसका नेम। नाउ इट्स नॉट द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी और इसके पास अब शेयर होल्डर होने के कोई भी राइट्स नहीं है। और ऐसा कंपनी क्यों करती है? ऐसा कंपनी तब करती है जब शेयर होल्डर्स पे नहीं करते हैं अलॉटमेंट या कॉल मनी को। इससे रिलेटेड हम जर्नल एंट्रीज कौन सी करते हैं? इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री की जाएगी फॉरफीचर ऑफ इशूड शेयर एट पार। अगर आपने शेयर्स एट पार इशू किए हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि शेयर कैपिटल अकाउंट उसी अमाउंट से डेबिट होगी जो कॉल्ड अप कैपिटल है। अगर आप पूरा अमाउंट कॉल कर चुके हो तो कॉल्ड अप कैपिटल 100% होगी। अगर आपने कुछ अमाउंट पे किया है तो जितना अमाउंट आपने कॉल किया है कॉल्ड अप कैपिटल उतने से ही डेबिट होगी। शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल्स में कौन सा अमाउंट आता है? अनपेड अमाउंट, जिसका पेमेंट इन लोगों ने नहीं किया है। शेयर फॉरफीचर में पेड अप अमाउंट, जो ऑलरेडी ये पे कर चुके हैं। शेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स मेड।
होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में दिखाए हैं, आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आए। आज के क्लास में हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को प्रो डाटा के साथ में मिक्स करने वाले हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिसमें पहले प्रो डाटा के थ्रू आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रो डाटा दे रखा हुआ है, अनुपातिक रूप से आपने शेयर्स को क्या किया है, इश्यू किया था, ओवर सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम थी। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन ऑलरेडी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, और अगर उसमें फॉरफीचर का अमाउंट आपको कैलकुलेट करने को कह दिया जाए तो वो और एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी को बढ़ा देता है। तो आज के क्वेश्चन में हम फॉरफिट ऑफ शेयर्स को कंप्लीटली समझेंगे कि किस तरीके से फॉरफीचर किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने सारी प्रॉब्लम्स इंक्लूड की हैं। सारी प्रॉब्लम्स का मतलब शेयर पे प्रो डाटा भी है, प्रीमियम पर भी इश्यू है, कॉल्स इन एरियर भी होगा आपके सामने, और आपको शेयर्स को फॉरफिट भी करना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे हाईएस्ट मार्क का ये क्वेश्चन आएगा। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं या आरबीएसई बोर्ड से, ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स को कवर करते हैं। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें कंपनी अकाउंट की सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हैं, यानी जिसने ये क्वेश्चन करेक्ट कर लिया उसको एग्जाम के अंदर और कोई क्वेश्चंस करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। The X Limited issue for the public subscription of 40,000 shares of 10 rupees each at a premium of 2 rupees each. X Limited ने कितने शेयर्स इशू किए? X Limited ने 40,000 शेयर्स इशू किए हैं, यानी उसने कितने शेयर्स इशू करने के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया? उसने 40,000 इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया है 10% ईच। एक शेयर कितने रुपीस का है? फेस वैल्यू उसकी 10 रुपीज है। प्रीमियम कितना पे कर रहा है? प्रीमियम 2 रुपीज पे कर रहा है, इसका मतलब उसकी शेयर की इश्यू प्राइस आईपी कितना है? 12 रुपीज। ये 12 रुपीज कैसे पे हो रहे हैं? ये 12 रुपीज पे हो रहे हैं ऑन एप्लीकेशन 4 रुपीज, अलॉटमेंट पर 5 रुपीज, 2 रुपीज प्रीमियम है, दैट मीन्स अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 3 रुपीज, ऑन कॉल्स 3 रुपीज। टोटल कर लीजिए 5 और 4 9, 9 और प्लस 3 12 रुपीज, 10 रुपीज और 2 रुपीज प्रीमियम। एप्लीकेशन पर रिसीव 60,000। देखिए सर 40,000 शेयर्स आपको सोल्ड करने थे और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी आ गई हैं? 60,000 आ चुकी हैं। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द प्रो डाटा। अलॉटमेंट आपको प्रो डाटा के अकॉर्डिंग करना है। द एप्लीकेशन ऑफ 48,000। प्रो डाटा के थ्रू आप कितनी एप्लीकेशंस पर अलॉट कर रहे हो? 48। 60 में से 48 को कितने इशू करने हैं? 40। रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड। कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई हैं बताइए? 60 के लिए अप्लाई आया, 40 को प्रो डाटा किया, दैट मींस 12,000 एप्लीकेशंस आपकी क्लियरली रिजेक्ट हो गई है। द मनी ओवरपेड ऑन अलॉटमेंट, the money overpaid on application was applied towards on sum due on allotment। जो भी ओवर या एक्सेस मनी यानी कि सरप्लस आएगा उसका यूज आपको कहाँ करना है? सरप्लस का यूज आप अलॉटमेंट मनी पर कर सकते हैं। द श्री क्रिश्चियंस टू whom 1600 shares were allotted। एक मिस्टर श्री चिटिंग्स थे जिनको कितने शेयर्स अलॉट किए गए थे? 1600 शेयर्स अलॉट किए गए थे। क्वेश्चन ये आता है तो इन्होंने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा? फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उन्होंने अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया। और श्री जगदील ने क्या किया है? जगदले ने 2000 शेयर्स इसको अलॉट किए गए थे और इसने फेल टू पे
मनी, इसने कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हम प्रो डाटा को सॉल्व करते हैं। प्रो डाटा की जब भी प्रॉब्लम होती है, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हम एनालिसिस टेबल को प्रिपेयर करते हैं। एप्लीकेशन पर 4 रुपीज, कॉल एक ही कर रहा है वो, तो यहाँ पर आप मानकर चलिए कि एप्लीकेशन पर कितने रुपीज आ रहे हैं, 4 रुपीज। अलॉटमेंट पर कितने रुपीज आ रहे हैं, 5 रुपीज, और कॉल्स पर वो कह रहा है 3 रुपीज। अलॉटमेंट पर 5 और एक ही कॉल है तो 3 रुपीज, और एप्लीकेशन मनी कितने से रिसीव हो रही है, 4 रुपीज। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा, क्वेश्चन ने आपसे कहा 12,000 टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई थी, 60,000। प्रो डाटा कितने पे कर रहे हो आप, 48,000 पर रिमेनिंग 12,000 तो क्या हो गई है, क्लियरली रिजेक्ट हो गई है। जैसे ही रिजेक्ट हुई तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यहाँ कितनी आ गई, 12,000। 12,000 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना अमाउंट आपके पास एप्लीकेशन पर आ जाएगा, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 48,000 रुपीज। क्या इन 40,000 को 48,000 या 12,000 शेयर होल्डर्स को हमने कोई शेयर इशू किया, नहीं। तो जब हमने शेयर इशू ही नहीं किए तो एप्लीकेशन मनी भी कुछ यूज नहीं होगी, और ये 48,000 रुपीज सीधी आपकी सरप्लस है, जो ना अलॉटमेंट में यूज होगी, ना फर्स्ट कॉल पे और ना ही सेकंड कॉल पर, सीधी रिफंड करने के लिए कहाँ चली जाएगी, बैंक में। क्यों, क्योंकि इनको हमने कोई भी शेयर इशू नहीं किया था, इसके सारे शेयर्स हमने क्या कर दिए थे, रिजेक्ट कर दिए थे। देन 12,000 के बाद में अब रह गए 48,000 शेयर्स, जिनको आपको प्रो डाटा पे अलॉट करना है। 48,000 पर कितने का अमाउंट पे करना है, 4 रुपीज का, यानी कि एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट आया होगा आपके पास में, 1,92,000। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ये, 48,000 एप्लीकेशन मनी थी 4 रुपीज, तो 1,92,000। अब क्या 48,000 को हमने पूरे के पूरे शेयर इशू किए, नहीं, क्योंकि हमें शेयर कितने इशू करने थे, सिर्फ 40,000। देन इसके बाद में आप क्या चेक करेंगे, 40,000 पर एप्लीकेशन मनी कितनी यूज हुई होगी, 4 रुपीज के अकॉर्डिंग 1,60,000। तो रिमेनिंग कितने रह गए, 32,000। 40,000 पर आप अलॉटमेंट मनी कितनी मांगेंगे, 2 लाख, यानी कि ये अलॉटमेंट पे यूज हो सकता है 32, और ये यहाँ पर खत्म, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा था, जो भी एक्सेस मनी, जो भी सरप्लस आपके पास बचेगी, उसको आपको कहाँ पर रोक कर रखना है, उसको आपको अलॉटमेंट मनी तक रोक के रखना है। जर्नल एंट्रीज टोटल कर लीजिए, देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ गई हैं आपके पास में 60,000। 60 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2,40,000, और इसकी कॉलम की टोटल भी देखिए, 48 प्लस 92, 240। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपने कितनी इशू की थी, 40,000। आपको एप्लीकेशन मनी 1,60,000 ही मिलनी चाहिए थी, 160 ही हमारे पास है। सरप्लस हमारे पास में कितनी आ रही है, सरप्लस हमारे पास में आ रही है 80,000 रुपीज की। और मैंने आपको बताया था कि बाकी के ये जो कॉलम्स हैं, इनकी टोटल मिलाकर अगर 80,000 आती है, इसका मतलब आपकी टेबल सही प्रिपेयर हुई है। तो अलॉटमेंट में आ रहे हैं 32, कॉल्स पे कुछ भी नहीं है, और रिफंड के कॉलम में है 48। अगर इन दोनों की हम टोटल करते हैं
तो भी देखिए 80,000 आ रही है। इसका मतलब आपकी एनालिसिस टेबल तो बिल्कुल सही प्रिपेयर्ड हुई है, इसमें किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं है। अब आपको क्या करना है, पहले मैं आपको अब 2 वर्किंग नोट बनवा रही हूं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट वर्किंग नोट हम किसका बनाएंगे, फर्स्ट वर्किंग नोट हम बना रहे हैं अलॉटमेंट ड्यू। और अलॉटमेंट ड्यू का किसके लिए बनाना चाहते हैं आप, सिंस देखो एनालिसिस टेबल से देखने से पता चल रहा है फर्स्ट और सेकंड कॉल पर तो कुछ एडवांस नहीं था, पर अलॉटमेंट पर एडवांस था। यानी कि अगर किसी ने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है तो उसका कुछ ना कुछ एडवांस तो आपके पास में पड़ा ही होगा। तो अब हमारे पास 2 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने कुछ भी पेमेंट नहीं किया या कुछ पेमेंट किया है। तो देखो 2 शेयर होल्डर्स थे, एक श्री चितिन्स और एक श्री जगदले। तो इसने 1600 शेयर्स पर वेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट मनी को पे नहीं किया और इसने किसका पेमेंट नहीं किया है, अलॉटेड टू फेल द कॉल मनी। यानी इसने तो अलॉटमेंट से पेमेंट करना स्टार्ट नहीं किया और इसने कब से पेमेंट नहीं किया है, कॉल्स का। यानी कि इसने अलॉटमेंट का तो पे किया है बट क्या पे नहीं कर रहा है, कॉल्स को। देयर शेयर वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड, तो इनके शेयर्स को हमने बाद में क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। तो जो मिस्टर श्री, क्या नाम था इनका, चितिन्स, इसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, 3 ही चीजें हैं आपके पास। एप्लीकेशन का पेमेंट किया, अलॉटमेंट और कॉल्स का पेमेंट नहीं किया। इसको कितने शेयर अलॉट किए गए हैं, इसको 1600 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। 1600 शेयर अलॉटेड है, बट जब प्रो डाटा है तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया था, क्योंकि प्रो डाटा पे हमने 48,000 शेयर होल्डर्स को 40,000 शेयर्स किए, यानी कि इसने भी कुछ ना कुछ एक्सेस पे किया होगा। तो मुझे ये देखना है, जब 48,000 शेयर होल्डर्स को 40,000 शेयर्स अलॉट किए, अगर इसको रेशियो आप निकालें तो 48 के टेबल से कट कीजिए, 8 6 48 और 8 5 40, यानी जिन्होंने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको आपने कितने शेयर्स इशू किए हैं, 5 शेयर्स इशू किए हैं। तो जब इसको 1600 शेयर्स इशू किए गए थे, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि इसने भी अप्लाई तो ज्यादा शेयर्स के लिए किया होगा। तो जब हम इसके नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 शेयर्स अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 1600, तो 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 1600, यानी कि इसने 920 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो इसको कितने शेयर्स मिले हैं, 1600। बहुत केयरफुली इस अमाउंट को देखिए, क्यों, क्योंकि इसकी कुछ सरप्लस आपके पास ऑलरेडी पड़ी है, एडवांस में पड़ी है। तो इसने कितना पे नहीं किया ये कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ अलॉटेड वर्ड था, यानी कि इसको कंपनी ने 1600 शेयर्स दिए, जबकि इसने कंपनी से मांगे कितने थे 1920, क्योंकि कंपनी का रेशियो था 6:5। जिसने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको हमने 5 शेयर्स क्या किए हैं, इश्यू किए हैं। तो ऐसे टाइम पे हम इसके फॉरफिटेड अमाउंट या डिड नॉट पे अमाउंट की कैलकुलेशंस को कैसे करेंगे, इसकी अमाउंट की आप कैलकुलेशंस करेंगे। इसने एप्लीकेशन कितनी पे की होगी, 1920 पर 4 रुपीज की एप्लीकेशन मनी कितनी थी, 1920 मल्टीप्लाई बाय 4, 7680 माइनस शेयर अलॉटेड या यूज इन एप्लीकेशन। हमने इसको जितना यूज किया, कितना यूज किया हमने इसको, कितने शेयर्स अलॉट किए हैं हमने, तो आपने 1600 शेयर्स पर 4 रुपीज यूज किए, क्योंकि इसको शेयर्स कितने अलॉट किए, तो एप्लीकेशन मनी कितनी यूज हुई 6400 रुपीज। यानी इसकी सरप्लस कितनी पड़ी है, इसकी सरप्लस पड़ी है आपके पास में 7680 माइनस 6400, 1280 की इसकी भी सरप्लस है। यानी इसका एडवांस में अलॉटमेंट कितना पे है, क्योंकि आपने सरप्लस को कहाँ यूज किया था, अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट ड्यू कितना हुआ, आप अलॉटमेंट पर इससे कितना मांगते हैं 5 रुपीज, करेक्ट। आप इससे 1600 पर 5 रुपीज का अलॉटमेंट मांगते हैं, यानी कि आप इससे कितना अमाउंट मांगेंगे 1600 इंटू 5 8000 रुपीज आप इससे टोटल कॉल करते हैं। बट इसमें से ये कितने का पेमेंट कर चुका है 1280 का, यानी कि ये कितना अमाउंट फेल हुआ है पे करने के लिए, 8000 में से लेस कर दीजिए 1280, यानी कि इसका अमाउंट नॉट पेड कितना है अलॉटमेंट का 6720 रुपीज। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट वर्किंग नोट यही है यहाँ पर। फिर से इसको एक बार देख लीजिए आप कि जो मिस्टर चित्तन्स थे उनको 1600 शेयर अलॉट किए गए थे, पर उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया, क्योंकि इनकी भी सरप्लस आई होगी जो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट की होगी। तो हमने 6/5 रेशियो निकाला। कैसे निकाला, जिनको 48,000 शेयर्स मांगे थे उनको हमने 40,000 शेयर्स क्या किए थे अलॉट किए थे, तो रेशियो आ रहा है 6:5। यानी इन्होंने अप्लाई किया था 1920 के लिए, इन्होंने एप्लीकेशन पे की थी 7680 रुपीज की। शेयर अलॉट हुए 1600 मल्टीप्लाई बाय 4 6400। एडवांस कितना पड़ा रहा 1280। टेक्निकली तो हम ये कहेंगे कि इन्होंने अलॉटमेंट के 8000 रुपीज का पेमेंट नहीं किया, बट उसमें से 1280 रुपीज वो ऑलरेडी एडवांस जो सरप्लस की पड़ी थी वो तो एडजस्ट हो गई है। इसका मतलब उन्होंने कितना पेमेंट नहीं किया है 6720 रुपीज का। अब कॉल्स के टाइम पे आपको क्या ध्यान में रखना है, कॉल्स के टाइम पे आपको ध्यान रखना है सेकंड वर्किंग नोट, कॉल्स इन एरियर का। कितनी कॉल्स इन एरियर हुई, एक तो फर्स्ट थी श्री
चिटिन्स्की, जिन्होंने कितने शेयर्स पर 1600 शेयर्स पर 3 रुपीस का पेमेंट नहीं किया। तो 1600 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 से। 4800 रुपीस का पेमेंट तो ये नहीं कर रहे हैं। और एक श्री जगदीश थे, जिनके पास 2000 शेयर्स थे और उन्होंने भी 3 रुपीस का पेमेंट नहीं किया। तो 2000 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6000, यानी टोटल कॉल से एरिया कितना हो रहा है 4800 प्लस 6000, 10800, यानी कॉल कितनी रिसीव्ड होगी 40,000 शेयर्स पर आप 3 रुपीस के हिसाब से कितना मांगते हैं 1,20,000। उसमें से 10,800 रिसीव नहीं हुआ, यानी कि कितना रिसीव होगा 1,20,000 माइनस 10,800 रुपीज, 1,09,000 और 200। ऐसे ही हम अलॉटमेंट की भी यहाँ पर कैलकुलेशन आपको बता देती हूँ। ताकि आपको जर्नल एंट्रीज करने में बहुत आसानी रहे। अलॉटमेंट आपको रिसीव्ड होगी। आप 40,000 शेयर्स पर 5 रुपीस मांग रहे हैं, यानी कि 2 लाख रुपीस। इसमें से 32,000 तो आपके पास सरप्लस आ गई, और कितना अमाउंट जो मिस्टर चितिन का था 6720, इसका उन्होंने पेमेंट नहीं किया। तो अलॉटमेंट में आपको नेट अमाउंट कितना रिसीव हो जाएगा 2 लाख में से आप माइनस कर दीजिए 32,000 रुपीज का एडवांस और नॉन पेमेंट ऑफ 6720 रुपीज, तो 1,61,280 रुपीज आपको अलॉटमेंट पे रिसीव्ड हुए। तो ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद में अब आप कहीं जाकर के क्या करेंगे जर्नल एंट्रीज करेंगे। अब देखिए आपके वर्किंग नोट अगर करेक्ट बने हैं तो जर्नल एंट्रीज कितनी फटाफट और कितनी इजीली होंगी। फर्स्ट एंट्री आप क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स थे आपके पास में 40,000 शेयर्स पर 4 रुपीज, 2,40,000, 2,40,000 being application money received on 40,000 share at 4 rupees each. सेकेंड एंट्री प्रो डाटा है तो कंबाइंड एंट्री करनी पड़ेगी आपको। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक। अब इसकी एंट्री के लिए मैंने कहा था आपको सीधी टेबल चेक करनी है। एप्लीकेशन में तो आप कितना अमाउंट लिख देंगे सीधा 2,40,000। देन आपको सीधा अपनी टेबल को चेक करना है। टेबल के आंसर से सीधा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स किया जाएगा।
एप्लीकेशन मनी 240, एप्लीकेशन यूज कैपिटल में कितना अमाउंट लिखना है 160, अलॉटमेंट के कॉलम से अलॉटमेंट में 32 और रिफंड से बैंक के कॉलम में 48,000। यही तीन अमाउंट्स आपको वहां पे जाके लिख देने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा 1,60,000, अलॉटमेंट 32,000 और बैंक के थ्रू आप रिफंड कर देंगे 48,000। नरेशन चला जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। नेक्स्ट अब अलॉटमेंट ड्यू कीजिए। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट पर आप 40,000 शेयर्स पर 5 रुपीज ले रहे हैं। दैट मीन्स आप कितने कॉल कर रहे हैं 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 3 और प्रीमियम का अमाउंट कितना था 2 रुपीज। तो 40,000 इंटू 2 80,000 और 1,20,000। नरेशन क्या लिखेंगे आप बीइंग allotment due on 40,000 share at 5 rupees each। अब एंट्री को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप मांगते कितने रुपीस हैं 2 लाख रुपीस, बट देखिए वर्किंग नोट के थ्रू हमने चेक किया है कि हमें कितना अमाउंट अलॉटमेंट पे एक्चुअली में मिला है 1,61,280 रुपीस का। 2 लाख रुपीस में से 32,000 रुपीस की सरप्लस थी और 6,720 का नॉन पेमेंट था। इसका मतलब एक्चुअली में हमने अलॉटमेंट पर कितने रुपीस लिए 161,280। तो आपका बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा 161,280, 161,280। देन नेक्स्ट जर्नल एंट्री कॉल्स को ड्यू करेंगे आप। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट ले रहे हो आप 40,000 पर 3 रुपीज 120 नरेशन बीइंग कॉल ड्यू। अगेन अब बैंक में लेना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 120 में से भी हमने कैलकुलेशंस की थी हमारे वर्किंग नोट पे। क्या कैलकुलेशंस की थी आपने कि श्री चितिंस ने 1600 पर 3 रुपीज 4,800 का पेमेंट नहीं किया था और जगदीश ने 6,000 का पेमेंट नहीं किया था, यानी आपको 10,800 रुपीज कॉल्स पे नहीं मिले हैं। तो आप कितने से एंट्री करेंगे 1,09,200 रुपीज से, यानी कि आपके बैंक में कितना अमाउंट आएगा 1,09,200 रुपीज। बस सारी कॉल्स करने के बाद अब फॉरफिट कर लीजिए। फॉरफिट की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए कितने शेयर आपने फॉरफिट
प्रॉफिट के 1600 तो मिस्टर जतिन के और 2000 मिस्टर जगदीश के, तो कितने शेयर्स हो गए टोटल 3600। एक शेयर कितने रुपीस का है 10 रुपीस का, तो 36,000 टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का नॉट पे का अमाउंट आपने निकाला ही था 6720 और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट भी आपने निकाला नॉन पे का, कितना निकाला आपने 10,800, तो टू शेयर फॉरफिटेड अमाउंट डिफरेंस निकाल लीजिए 36,000 माइनस 10,800 और माइनस 6720 रुपीज 18,480 रुपीज बैलेंसिंग फिगर बीइंग शेयर forfeited। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है। प्रो डाटा के साथ में शेयर फॉरफिट होना एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको आज का क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ये मान लीजिए कि उनको कंपनी अकाउंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो इसी तरीके से मेरे साथ में आप बने रहिए, मैं आपको कंपनी अकाउंट्स की और इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। कोई डाउट हो कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, ताकि मैं उनको और अच्छे से दूर करने की कोशिश करूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ में।